जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक क्रिमिनल लॉ टू मच ऑफ द ओल्ड इन द न्यू, इस वाले आर्टिकल पर। अभी हमारे संसद में एक नया बिल आया है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता बिल। जो पहले था आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। इसी इंडियन पिनल कोड का नाम चेंज किया गया है। अब इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता बिल। जब बिल पास हो जाएगा तो बन जाएगा एक्ट, यानी कि बीएनएस से ये बन जाएगा, आईपीसी से बन जाएगा बीएनएस से, यानी कि भारतीय न्याय संहिता एक्ट बन जाएगा। तो इसमें क्या क्या बातें हैं, ये मैकॉले वाले जो आईपीसी है उससे कैसे भिन्न है, और उसमें क्या क्या पनिशमेंट के और सब चीज़ों के बारे में डिफाइन किया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। इसको लिखा है नवीद महमूद अहमद ने। ये सीनियर, द राइटर इज़ अ सीनियर रेजिडेंट फेलो क्रिमिनल जस्टिस एट विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। मतलब विधि के बहुत बड़े जानकार हैं, और इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है तो जानकार तो होंगे ही। तो देखते हैं इनका ओपिनियन क्या है, और ये जो भी इसमें लिखे होंगे वो इनका ओपिनियन होगा, और इनके ओपिनियन से हम लोग ताल्लुकात रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। तो सीखने का प्रयास करते हैं कि क्या बातें ये बता रहे हैं। 3 न्यू बिल्स seek to replace the colonial era IPC, CRPC एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तीनों में चेंज किया गया है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड को बना दिया गया भारतीय न्याय संहिता बिल। फिर सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, तीनों का नाम चेंज कर दिया है। तीनों में कुछ कुछ प्रावधान में परिवर्तन किया है। दियर डिक्लेयर्ड एम इज़ टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो भारत का आपराधिक न्याय व्यवस्था है उसमें सुधार करने के लिए ऐसा किया गया है। एलिमिनेट द साइंस ऑफ स्लेवरी, और जो दासता की जो निशानी है, दासता के प्रतीक, उनको मिटाना है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त में भी और इसके पहले भी कहा है कि हमें दासता की जो निशानियां हैं उनको मिटा करके एक स्वतंत्र भारत का जो अस्तित्व हो सकता है, स्वतंत्र भारत की निशानियां हो सकती हैं, उसको आगे बढ़ाना है। एंड एंश्योर जस्टिस रेदर देन पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट पर ज़्यादा फोकस ना करके हम जस्टिस पर ज़्यादा फोकस करें। तो इसका उद्देश्य ये 3 है कि इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना, और स्लेवरी का जो साइंस है, गुलाम दासता की जो निशानियां हैं उसको समाप्त करना, और जस्टिस को डिलीवर करना पनिशमेंट के स्थान पर। हियर वी अनपैक द भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 दैट इज सेट टू रिप्लेस आईपीसी। यहाँ पर हम भारतीय न्याय संहिता के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि आईपीसी का रिप्लेस है। आईपीसी के स्थान पर इसको लाया गया है और नया नाम है भारतीय न्याय संहिता बिल। इसके बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से। अब वाई डज आईपीसी नीड रिप्लेसिंग, यानी आईपीसी को रिप्लेस करने की आवश्यकता क्यों है। इनेक्टेड इन 1860, आईपीसी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव पिनल कोड। 1860 में इसे लागू किया गया था, आईपीसी 1860, और ये दंड से संबंधित एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड है, यानी कि पूरा सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से जितनी भी प्रकार के अपराध हो सकते हैं उन सब का कॉम्प्रिहेंसिव एक सूची है, इसमें कोड है आईपीसी। ओवर द ईयर्स अदर क्रिमिनल लॉज हैव फॉलोड इट्स स्कीम एंड कंसेप्चुअल basis. Over the years, other criminal laws have followed its scheme and conceptual basis. यानी कि साल दर साल तक जो इसी आईपीसी के ही प्रावधान है उसको ही लागू किया गया है, उसकी ही अवधारणा को माना गया है, स्वीकार किया गया है। द न्यू बिल सीक्स टू रिप्लेस आईपीसी टू सर्व द कंटेम्परेरी नीड्स बेटर, प्लस टू क्रिएट ए सिटीजन सेंट्रिक लीगल स्ट्रक्चर। यानी इसको लाया गया है इसलिए ताकि जो समकालीन परिस्थितियां हैं, जो आधुनिक परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसके अनुकूल हम कानून में कोडिफिकेशन कर सकें और सिटीजन सेंट्रिक लीगल स्ट्रक्चर हम बना सकें, नागरिक केंद्रीय कानूनी ढांचा हम विकसित कर सकें। तो ऐसा हम कुछ प्रावधान करने का प्रयास कर रही है भारत की संसद। स्पेसिफिक चेंजेस इंक्लूड
recognizing community service as a form of punishment, making offenses gender neutral, dealing with organized crimes and terrorism, and adding new offenses relating to sexism and armed rebellion. तो इसमें कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं कि कम्युनिटी सर्विस जो है, नागरिक सेवा या सामुदायिक सेवा, एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, मेकिंग ऑफेंसेस जेंडर न्यूट्रल, यानी जो हमारे अपराध हैं वो लैंगिक न्यूट्रल हो, लैंगिक रूप से निष्पक्ष हों, कि अगर कोई अपराध है, वही अपराध पुरुष करता है, वही अपराध महिला करती है, तो दोनों के लिए एक प्रकार का जस्टिस सिस्टम हो, एक प्रकार का पीनल सिस्टम हो। डीलिंग विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, यानी जो संगठित अपराध होते हैं उससे हम कैसे डील करें, अब आतंकवाद से हम कैसे डील करें, और कुछ नए प्रकार के अपराध इसमें जोड़े गए हैं आर्म्ड रिबेलियन से संबंधित, यानी जो सैन्य कार्यवाहियाँ हो जाती हैं, मतलब कि जैसे पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, तोड़ फोड़ करना, ये सब चीज़ें, ये सब प्रावधान भी इसमें जोड़े गए हैं। इन द न्यू बिल विच ऑफेंसेस अट्रैक्ट कम्युनिटी सर्विस, नए बिल में कम्युनिटी सर्विस को अट्रैक्ट करने वाले कौन कौन से ऑफेंस हैं। द बिल रिकॉग्नाइजेस कम्युनिटी सर्विस एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट एंड प्रिस्क्राइब्स इट फॉर एट लीस्ट 6 ऑफेंसेस। ए पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड, देखिए कम्युनिटी सर्विस को भी पनिशमेंट के रूप में बताया गया है, और 6 प्रकार की चीज़ें अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करता है तो उसको माना जाएगा कि ये अपराध है। कि अगर पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली, यानी अवैधानिक रूप से, गैर कानूनी रूप से किसी व्यापार में सम्मिलित है, नॉन अपीयरेंस इन रेस्पॉन्स टू ए प्रोक्लेमेशन, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन exercise of lawful power, theft of low value goods, public misconduct by a drunk, and defamation। तो डिफेमेशन से संबंधित कोई अगर शराब पिया हुआ है तो उसके साथ, मतलब वो जो मिसकंडक्ट करता है तो उससे संबंधित, क्योंकि जो आईपीसी है उसमें ये है कि किसको सज़ा नहीं दी जाएगी, तो 7 साल से कम उम्र के बच्चे को सज़ा नहीं दी जाएगी। मतलब जो नैतिक शास्त्र होता है उसमें भी माना जाता है कि छोटे बच्चे इंटेंशनली ऐसा कार्य नहीं कर सकते, पूरा सोची समझी साजिश बना करके कोई कार्य ऐसा नहीं कर सकते कि उनको सज़ा दी जाए उस चीज़ के लिए। और उसमें ये भी है कि अगर कोई ड्रंक है तो ड्रंक व्यक्ति अपना होशो हवास में रहता नहीं है, वो अगर कुछ कर देता है तो उसको हम कैसे डील करें। तो इस नए आईपीसी में ये सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं कि कोई ड्रंक अगर है, पब्लिक मिसकंडक्ट बाय ए ड्रंक, तो ड्रंक के जो मतलब जो पिया हुआ है उसके द्वारा पब्लिक मिसकंडक्ट करने पर क्या कार्यवाही की जाएगी, और डिफेमेशन करने पर क्या कार्यवाही होगी। स्ट्रेंजली द बिल डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ वर्क मे कॉन्स्टिट्यूट कम्युनिटी सर्विस, यानी इस बिल में ये नहीं बताया गया है कि किस प्रकार के कार्य कम्युनिटी सर्विस कहलाएंगे। दिस लैक ऑफ क्लैरिटी मे लीड टू इम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रेरी एंड इनअप्रोप्रिएट पनिशमेंट। तो ये एक चुनौती के रूप में हम देख सकते हैं कि क्या इसकी सीमाएं हैं, क्या चुनौती है। तो एक चुनौती ये है कि कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है, इसकी क्लैरिटी नहीं है। विच ऑफेंसेस हैव बीन मेड जेंडर न्यूट्रल, यानी कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिसको जेंडर न्यूट्रल किया जा रहा है या किया गया है। द बिल रीडिफाइंस द ऑफेंसेस ऑफ, ये क्या भाई, वोयरिज्म एंड असॉल्ट टू डिसरोब ए वीमेन। तो ये वोयरिज्म और असॉल्ट टू डिसरोब ए वीमेन, इसको फिर से परिभाषित किया गया है। वाइल अंडर आईपीसी
ओनली मैन कैन बी चार्ज ऑफ फॉर दिस ऑफेंसेस, एनी पर्सन कैन बी चार्ज अंडर द न्यू बिल। यानी अगर ये कृत्य करता है या ये ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए पहले खाली मैन को ही चार्ज किया जाता था पनिशमेंट के लिए, लेकिन अब मैन के स्थान पर लिख दिया गया है एनी पर्सन कैन बी चार्ज्ड। द ऑफेंसेस ऑफ रेप, सेक्सुअल हरासमेंट एंड स्टॉकिंग कंटिन्यू टू बी जेंडर स्पेसिफिक। हाँ, तो अभी समझ में आया, ये बड़ा कठिन सा शब्द बोल देता है तो हम कैसे समझें हिंदी भाषी लोग। तो सेक्सुअल हैरासमेंट, रेप, रेप में देखा जाए तो क्या लिखा था आईपीसी 375 76 इन सब में कि कोई मैन अगर किसी वीमेन के साथ में ऐसा करता है ज़बरदस्ती, ये सब बिना उसका सहमति लिए ना। लेकिन अभी क्या लिखा है कि वीमेन कैन आल्सो रेप ए मैन। पिछले दिनों एक एग्जाम्पल भी ऐसे देखा गया था कि कुछ महिलाएं मिलकर के एक पुरुष का रेप कर दें, लेकिन वो रेप कर दी, क्या कर दी, ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं कानून में, तो उसको सज़ा कैसे दी जाए। तो अभी जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है कि अगर रेप कोई महिला करती है तो उसको भी रेप माना जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट कोई महिला करती है उसको भी माना जाएगा, कोई महिला अगर स्टॉकिंग करती है, किसी लड़के का पीछा करती है, उसको छेड़ती है, परेशान करती है, तो वो सारे इसमें कर दिए गए हैं। इंटरेस्टिंगली द प्रोविजंस हैव बीन मेड जेंडर न्यूट्रल ओनली इन केस ऑफ द ऑफेंडर। विक्टिम्स कैन ओनली बी वीमेन। दिस इज अनलाइक पॉक्सो एक्ट 2012 where both offender and victim can be of any gender। ऑफेंडर मतलब जिसने ऑफेंस किया है और विक्टिम मतलब कि जो पीड़ित है। तो विक्टिम्स कैन ओनली बी वीमेन, यानी कि जो पीड़ित है वो खाली महिला ही हो सकती हैं। अब पॉक्सो में क्या है, वेयर बोथ ऑफेंडर एंड विक्टिम कैन बी ऑफ एनी जेंडर। पॉक्सो एक्ट बच्चों के लिए है ना, तो बच्चों में चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, दोनों के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है, तो दोनों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये सेक्सुअल मतलब क्या कहते हैं, जेंडर न्यूट्रल कानून इसको माना जा सकता है। लेकिन आईपीसी 375 76 ये सब जो था वो जेंडर न्यूट्रल नहीं था। हाउ हैव द रेन्स ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म हैव बीन टाइटेंड। तो क्राइम का और टेररिज्म पे कैसे कानून में क्या किए गए हैं। द बिल प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है इसका एकदम विस्तार से परिभाषा दिया गया है। इंक्लूडिंग द ऑफेंसेस ऑफ किडनैपिंग, रॉबरी, ट्रैफिकिंग एंड अदर इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स when committed by a group of individuals, whether as members of a crime syndicate or for such a syndicate। किडनैपिंग क्या है, रॉबरी मतलब डकैती क्या है, ट्रैफिकिंग मीन्स तस्करी, मानव तस्करी, सब क्या है, और जो अदर आर्थिक अपराध होते हैं, साइबर अपराध होते हैं, उन सब के बारे में विस्तार से इसमें बताया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, किडनैपिंग, रॉबरी, ट्रैफिकिंग और जो दूसरे प्रकार के आर्थिक अपराध हैं, साइबर अपराध हैं, वो सारे इसमें बताया गया। बीइंग ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम syndicate or attempting, committing, conspiring and assisting in organized crime may lead to a mandatory minimum imprisonment for 5 years or life imprisonment। An organized crime leading to the death of any person may be punished with death or life imprisonment। Similarly, terrorist acts have been defined as acts that disturb public order। ये देखिए टेररिस्ट एक्ट क्या है, आतंकी कृत्य क्या है, आतंकवादी वाली कृत्य क्या है, वो ऐसे कृत्य जो पब्लिक यानी लोक व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हों उसे कहा जाएगा आतंकी घटनाएं या आतंकी कृत्य।
तो बढ़िया है। टेररिस्ट एक्ट क्या है? तो वे सारे कृत्य जो लोक व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हैं वो टेररिज्म है, वो टेररिस्ट एक्ट है। ठीक। इंटीमिडेट द जनरल पब्लिक और थ्रेटन बाय द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है उसे कहा जाएगा टेररिस्ट एक्ट। Commission of such acts either by use of explosives or by destroying property or critical infrastructure etc can attract a minimum imprisonment of 5 years, life imprisonment and even death in some cases। देख भैया, ये अब पत्थरबाजी आगजनी जैसे नूह में हुआ। नूह में क्या हुआ? 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ जला दी गईं, कम से कम 6 से ज़्यादा लोग तो मारे गए, कम से कम 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इन 6 लोगों में 2 पुलिस वाले भी मारे गए। अब इतने सारे लोगों की जान, इतनी सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये कोई एक कम्युनिटी कर दे ऐसा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उनके लिए क्या सज़ा दिया जाए? तो भैया अब इसमें बाकायदे प्रावधान जोड़ दिया गया है कि अगर पत्थरबाजी किया, नूह जैसी घटना किया, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया या देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया या विस्फोटक सामग्री एक्सप्लोजिव्स या किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेलवे, रोड, साइबर जो जगत है उसमें कोई छेड़खानी किया। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, बड़े बड़े चीज़ें हैं जैसे रेलवे है, इन सबको चलाने वाला जो पूरा सिस्टम है उसमें अगर कोई छेड़खानी किया, उसको नुकसान पहुंचाया, तो इससे कम से कम क्या लिखा है? कैन अट्रैक्ट मिनिमम, कम से कम 5 साल का जेल हो जाएगा, कम से कम। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और किसी किसी केस में डेथ पेनल्टी भी दिया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है, इज सेडिशन रिपील्ड और रीइंफोर्स्ड, यानी कि जो देशद्रोह का कानून है जो कि CRPC मतलब IPC की धारा जो शायद 24A है कि 124A है, उसमें क्या सुधार आगे देखिए मिल जाता है। द बिल ओमिट्स द ऑफेंस ऑफ सेडिशन बाय नेम which currently criminalizes inciting disaffection or hatred against the government। यानी कि अगर सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन यानी कि असंतोष या नफरत कह लें हम, असंतोष के स्थान पे नफरत फैलाया जाता है ना, तो उसे माना जाएगा ऑफेंस। However, a new offense has been added, कुछ नए ऑफेंस भी जोड़े गए हैं सेडिशन के लिए। That criminalizes exciting secession, armed rebellion, subversive या subversive activities और encouraging separatist feelings। जैसे कहते ना कि हम लेंगे आज़ादी 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 के नारे जो होते हैं, तो वो सारे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट या जो सेपरेशन का फीलिंग कराए, तो वो सारे एक्टिविटीज़ को डिस्करेज किया जाएगा। अब सेडिशन में यानी देशद्रोह में क्या क्या चीज़ माने जाएंगे नए जो हैं, उसमें अगर आप हथियार लेकर के कुछ सरकार के खिलाफ असंतोष या ये नफ़रत फैलाते हैं या सेपरेटिस्ट फीलिंग को फैलाते हैं, तो माना जाएगा देशद्रोह है। कमिटिंग एनी सच एक्ट में अट्रैक्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ऐसे जो कृत्य होंगे वो आजीवन कारावास में डाल सकते हैं।
The framing of this provision has a striking resemblance to that of sedition. It continues to criminalize ambiguous acts of exciting secession and encouraging separatist feelings without defining subversive secessionist, secessionist and separatist activities, with both the criminalized acts and the subject of protection, sovereignty, unity, and integrity of India still vogue. The new provision is perhaps more insidious than sedition. फिर अगला टॉपिक है कि इसमें क्या क्या चीज़ें छूट गई हैं. व्हाट आर द बिग मिसेस. प्रोजेक्टेड एज अ मीन्स टू शेड द कॉलोनियल लेगेसी, द बिल एक्चुअली डज लिटिल इन दिस डायरेक्शन. यानी कॉलोनियल जो लीगेसी है, जो औपनिवेशिक विरासत है या औपनिवेशिक जो चिन्ह हैं, उसको मिटाने के लिए इसको लाया गया था. लेकिन जितना उसमें जिस दिशा में कार्य करना चाहिए था उस हिसाब से बहुत कम कार्य किए गए हैं. यानी और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इसमें चेंजेस करने थे, ऐसा लेखक का मानना है. मैकॉलेज आईपीसी वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पनिशमेंट्स इंस्पायर टेरर, है ना. मैकॉलेज आईपीसी वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पनिशमेंट्स इंस्पायर टेरर and thereby prevent crime. The new bill reinforced this idea by continuing to rely on long-term imprisonments and the death penalty, by adding and increasing mandatory minimum sentences for certain offences, and by retaining vague definitions for offences against the state as well as for डिफेमेशन. तो कह रहे हैं कि पहला इसमें जो चुनौती है या मतलब इसके नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, तो आलोचकों के अनुसार हम कह लें, पहला ये कि इसमें सज़ा जो है, दंड, वो बहुत भारी भरकम है. इवन दो द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द प्लैंक दैट ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन विल बी गिवन precedence, it continues the indifference towards marital rape. If the idea is to transform India's criminal laws, clinging to the past will not help. A fresh look at the object of criminal law in the Indian context and principled approach towards the criminalization and punishments will go a long way in Indianizing the criminal justice system. तो कह रहे हैं कि और ज़्यादा सुधार करने के लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो विभिन्न प्रकार की और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे पत्थरबाजी, आगजनी, ये सब बहुत कृत्य हैं. लव जिहाद, जिहाद की घटनाएं जो होती हैं, फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होते हैं, जो षड्यंत्र रचे जाते हैं राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, उन सब में क्या क्या हो सकते थे कार्य. भारतीय परिप्रेक्ष्य में और ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता थी. फिर इसी से संबंधित द हिंदू में भी एक लेख छपा हुआ है, रीबूटिंग द कोर्ट्स. रीबूटिंग द कोर्ट्स. क्रिमिनल लॉज मे नीड रिफॉर्म बट नॉट न्यू एंड अनफैमिलियर नेम्स. क्रिमिनल लॉज मे नीड रिफॉर्म बट नॉट न्यू एंड अनफैमिलियर नेम्स. मतलब इनको द हिंदू को ना कुछ गलती निकालना ही होता है. मतलब कोई गलती नहीं मिलेगा तो यही गलती निकाल देंगे कि इसमें कोई गलती ही नहीं है. तो ये तो, लेकिन चलो हम सीखते हैं कि इस एडिटोरियल में क्या बातें लिखा हुआ है. ये लाइन है कि क्रिमिनल लॉज जो है उसमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता थी, लेकिन नया नाम कहाँ डाल दिया. ये भारतीय न्याय संहिता अधिनियम ऐसा क्यों कर दिया, ये नया नाम कहाँ कर दिया. भारतीय दंड संहिता में क्या दिक्कत था, आईपीसी तो अच्छा लग रहा था, ये भारतीय न्याय संहिता अधिनियम ला दिया, ये नहीं ठीक किया, तो गलती इसमें क्या दिक्कत है. अरे भारतीय दंड संहिता कहो आईपीसी, तो उसकी नाम को भी चेंज कर दें, इंडियन पीनल कोड. भारतीय
अब इंडियन को हम भारतीय कर दिए, बढ़िया है। भारतीय न्याय, तो ऐसा लगे ना कि ऐसा कानून है जो न्याय देता हो। इसमें पीनल में क्या है? दंड, फोकस क्या है कि दंड देंगे, इसमें क्या है? न्याय देंगे। भारतीय दंड संहिता अधिनियम या एक्ट, बीएनएस से हो गया, अच्छा तो है। चलिए, फ्यू वुड डिसएग्री दैट लॉज रिक्वायर एन overhaul from time to time so that they could be abreast of developments in technology and changes in society. Few would disagree that laws require an overhaul from time to time so that they could be abreast of developments in the technology and changes in society. इसका मीनिंग तो समझ में नहीं आ रहा है, भाव मेरे ख्याल से ये है कि जो कानून होते हैं उनको समय के अनुसार परिवर्तित होते रहना चाहिए, ताकि जो समाज में या तकनीकी जगत में जो नए विकास हो रहे हैं उन सब चीज़ों के अनुसार कानूनों को ढाला जा सके। However, it does not mean that whole new courts be introduced and given abstruse name। देखा, ये नाम के पीछे पड़ गए, ये पगला, नाम से क्या दिक्कत है? करा सब कुछ तो ठीक है, हाँ कानून तो अच्छा बना दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया, समाज के हिसाब से टेक्नोलॉजी के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, सोसाइटी में जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जेंडर न्यूट्रल हमने कानून बनाया है, जेंडर न्यूट्रल कानून बनाया, और न्याय देने का हम सेडिशन को फिर से रीडिफाइन किया, टेरर एक्ट्स क्या होते हैं, टेररिस्ट एक्ट क्या होते हैं, इसको हमने डिफाइन किया। काम तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन नाम जो है ना, नाम कहीं चेंज कर दिया। When in substance the old laws are essentially retained. The first criticism about the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) to replace the Indian Penal Code. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita to replace the Code of Criminal Procedure, है ना? ये क्या है? नागरिक भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य कहाँ गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये क्या था? बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, और यह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता टू रिप्लेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम टू रिप्लेस द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसको कर दिया। इज दैट इट इज अननेसेसरी टू रेफर द देम होली इन दियर हिंदी नेम्स। अब देखो, यही कहना ना कि आलोचना करने का ढंगो नहीं है इसको पगले को, लेकिन चलो हिंदी नाम कहाँ रख दिया? इंडियन पिनल कोड इतना अच्छा तो अंग्रेजी नाम था, उसको तुमने भारतीय न्याय संहिता कर दिया। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीपीसी था, इसको कह दिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हिंदी में कर दिया। पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको कर दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हिंदी में काहे कर दिया? ये है क्रिटिसिज्म। रो मातम मनाओ, हिंदी में काहे कर दिया? हिंदी से बड़ी दिक्कत है हिंदू वालों को। Every law in India has an official translation in the respective official language of every state। यानी अच्छा, कह रहे हैं हर राज्य में जो है कानून का अपने राज्य के हिसाब से अनुवाद हो जाता है। सो द नीड फॉर द आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट टू बी रेफर्ड टू इन दियर हिंदी नेम्स अलोन इज क्वेश्चनेबल। इसे खाली हिंदी नाम में ही क्यों कर दिया है? ये अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये इसमें हम हेडिंग डालते हैं नोट्स में कि द हिंदू वाले आलोचना ही करेंगे, तो नए जो सुधार हुए हैं उसमें आलोचना क्या है। तो ये पहला था क्या कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट, इसके नाम को हिंदी नेम्स में ही जो लाया गया है ये क्वेश्चनेबल है।
द क्रिमिनल प्रोसीजर मतलब कानून की भाषा सारा इंग्लिश में लिखा होगा, ये सब इंग्लिश में लिखा होगा सेडिशन ये सब कुछ, लेकिन उसका जो टॉपिक होगा वो होगा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो टॉपिक है वो हिंदी में ही है। अब चाहे रोमन लिपि में ही लिखा हो लेकिन भाषा रहेगा हिंदी, चाहे देवनागरी लिपि में लिखा हो तो भाषा रहेगा हिंदी का, भारतीय न्याय अधिनियम। रोमन लिपि में लिखें तब भी नाम वही रहेगा, भारतीय न्याय अधिनियम या भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता ही हर जगह चलेगा, हर भाषाओं में। ये दिक्कत की बात लग रही है इस लेखक को। द क्रिमिनल प्रोसीजर लॉज वॉज री इनेक्टेड इन 1973। द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या लॉ है, उसको 1973 में फिर से लागू किया गया था। एंड इट इज़ नोन एज द CRPC 1973 द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स 1898 वर्जन। The objective to have Hindi names is apparently an attempt to symbolize the देखिए इसीलिए अंग्रेजी को हटा रहे हैं कि इसमें पढ़ा नहीं जाता, इतना कठिन कठिन, देखिए मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। डी एंग्लिसिजेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, यानी कि जो कानूनों का अंग्रेजीकरण है उसको हटाने का प्रयास है, ऐसा कह रहे हैं। However, a preliminary scroll through the new laws indicates that much of the original language is retained. It raises a doubt whether the changes are far too few to warrant their being enacted afresh, as deletions and amendments may have achieved the same purpose. अब देखिए द हिंदू वाले समझ में नहीं आता कि भारत में जो कम से कम 60% आबादी है वो हिंदी भाषा समझती है। वो इतना कठिन, द हिंदू वाली जो भाषा है इतनी कठिन है, इतनी जटिल है कि भारत में 1% व्यक्ति ही उसको पढ़ पाते हैं या पढ़ सकते हैं। 1% व्यक्ति अंग्रेजी समझता है ठीक से। जो UPSC तैयारी कर रहा है वो समझ पाएगा द हिंदू भाषा, वो भी नहीं समझ पाएगा। शुरू में तो वो भी नहीं समझ पाएगा, उसको बड़ा पापड़ बेलना पड़ेगा तो जाके समझ में आएगा। अब ऐसे अंग्रेजी जो कह रहे हैं ना कि डी एंग्लिसिजेशन हो रहा है, अंग्रेजीकरण को हटाया जा रहा है, तो सही तो है। 1% लोग बोलते हैं, 1% लोगों की भाषा को 99% लोगों के ऊपर थोपा जाएगा, तो यह अन्याय नहीं है क्या? उनकी जो अपनी भाषा है उसमें ही काम हो तो ये न्याय है। अब कोर्ट में अंग्रेजी में झाड़े जा रहे हैं सब लोग। जो आम नागरिक है कैसे समझेगा? उसको न्याय मिला, उसको दंड मिला कि दंड से छूट मिला, उसको पता नहीं हुआ क्या हुआ। सारा कुछ इंग्लिश में चला कार्यवाही, पता लगा भैया 5 साल की जेल। वो कार्यवाही को सुन भी नहीं पाया, अपने तर्क अपने पक्ष को रख भी नहीं पाया, अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर पाया, क्योंकि सारी कार्यवाहियाँ इंग्लिश में चल रही थी। तो ये अन्याय नहीं है। The objective to have Hindi names is apparently an attempt to symbolize the de-anglicization of criminal law. However, preliminary scroll through the new laws indicates that much of the original language is retained. It raises a doubt whether the changes are far too few to warrant their being enacted afresh, as deletions and amendments may have achieved the same purpose. It is some consolation that the Sanhitas are to be scrutinized by a parliamentary standing committee. It is some consolation that the Sanhitas are to be scrutinized by a parliamentary standing committee, as the consultation process appears inadequate. अरे यार छोड़ो ना, हिंदी सही तो है। ये हिंदी भाषा को लेकर के बैठ गए, इनका इतना तकलीफ हो रहा है मूर्ख को। हिंदी भाषा में क्या दिक्कत है? अरे हिंदी भारत की भाषा है, अधिकांश लोग हिंदी समझते हैं, तो क्या दिक्कत है? अंग्रेजी हिंदी लेकर बैठ गए।
आलोचना करना है तो ढंग से आलोचना करना चाहिए, कोई चीज़ निकाल करके उसमें दिखाएं तो ठीक है। हिंदी पिछुआ पढ़ें पूरा आर्टिकल में। इन सब्सटेंस द डिलीशन ऑफ सेडिशन इज वेलकम। द डिलीशन ऑफ सेडिशन इज वेलकम एंड इट्स apparent equivalent the new section 150 does not use overbroad terms such as promoting disaffection against the government or bringing it into hatred or contempt. It criminalizes promoting secessionism, separatism, and armed rebellion, but it also targets subversive activities and endangering the sovereignty, unity, and integrity of India. Terms that should not be allowed to be misused. हाँ नहीं होगा मिसयूज, चिंता नहीं करें. Another potentially misusable provision is in the new section 195 equivalent to section 153B IPC. It penalizes making or publishing false or misleading information, jeopardizing the sovereignty, unity and integrity of security of India. ठीक है, कोई अफवाह फैलाता है, गलत जानकारियों को साझा करता है तो बिल्कुल दंड मिलना चाहिए. तो इसमें क्या है, मतलब क्या डेफिनेशन चाहिए भाई? जो भी गलत इन्फॉर्मेशन है, जो लोगों को भड़का रही है, हिंसा करा सकती है या हिंसा करा रही है, वो सारा मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल दंड मिलना चाहिए उसको. और डेफिनेशन उसमें क्या दें? वाइल मॉब लिंचिंग एंड ऑर्गेनाइज क्राइम आर न्यू सेक्शंस. हाँ भाई बढ़िया तो है. मॉब लिंचिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम जो करते हैं, बढ़िया व्हाट्सएप ग्रुप बना करके कि आज हम 9 में घटना करेंगे, लोगों को पत्थर से मारेंगे, तो उस पर बिल्कुल नए सेक्शन आने ही चाहिए. ए सिग्निफिकेंट ओमिशन इज हेट स्पीच इवन दो डिफाइनिंग इट एंड punishing it have been under discussion for some years. The procedure code enables conduct of trial of proclaimed offenders in absentia, making videography of seizures mandatory is welcome. So to the provision for deemed sanction or if authorities fail to grant it within 120 days. The remand provision seemed to permit police custody beyond the current 15 days limit, attracting some criticism. The new laws need critical scrutiny but not new names. हाँ मतलब नया नाम इनको, नया नाम नहीं इनको दिक्कत है, इनको दिक्कत हिंदी से है. कह रहे हैं कि नया नाम स्क्रूटनी हो इसका, मतलब सब कुछ ठीक है लेकिन नया नाम ना हो. अगला है ग्लेयरिंग ओमेशन. गवर्नमेंट शुड हैव स्टेट ट्रू टू टॉप कोर्ट जजमेंट इन ईसीआई इलेक्शन. अच्छा ईसीआई इलेक्शन वाला ही मसला इसमें है. जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है उसका जो नियुक्ति होता था पहले एक कमेटी के द्वारा होता था. उस कमेटी में 3 लोग होते थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक भारत के प्रधानमंत्री और एक विपक्ष का नेता लीडर ऑफ द अपोजिशन. लेकिन अभी इसमें संशोधन करके एक कानून इस मतलब पारित किया गया है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव होगा एक कमेटी के द्वारा, जिसमें होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले हुआ करते थे, उनके स्थान पर होंगे कैबिनेट मंत्री, बाकी प्राइम मिनिस्टर और विपक्ष का नेता जो है वो तो बने ही रहेंगे. तो CJI को रिप्लेस करके कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया है. अब कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो सरकार का आदमी होता है और PM तो सरकार खुद ही है अपने आप में, है ना, सरकार का मुखिया है वो. तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चुनाव होगा, नियुक्ति होगा, वो इस कमेटी के बहुमत के द्वारा होगा. अब बहुमत हमेशा सरकार के पक्ष में रहेगा, यानी सरकार जो चाहेगी उसी का ही चुनाव होगा. सरकार रिकमेंड करेगी नाम, फिर राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा देंगे, वही आदमी बन जाएगा ECI जो सरकार दरअसल चाहती है. तो सरकार के चाहने और ना चाहने पर अगर कोई ECI बन रहा है तो इसके ऊपर दबाव होगा कि वो सरकार के पक्ष में कार्य करे, क्योंकि सरकार ने उसका नाम रिकमेंड किया है तो उसे सरकार के पक्ष में काम करने की बाध्यता हो जाएगी. मतलब नैतिक बाध्यता या हम कहें कि पिछले दरवाजे से बाध्यता हो सकती है. तो इसलिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उस पर एक जो स्वायत्तता है, स्वायत्तता यानी कि किसी की
एकदम स्वतंत्र वो जो संस्था है आर्टिकल 324 के तहत, उसकी स्वायत्तता भंग हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी संस्था या किसी व्यक्ति को अगर हम नियुक्ति करने में मतलब अपनी इच्छा से नियुक्त करते हैं या उसको हटा सकते हैं, या वेतन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना वेतन देना दें, तो जिसका नियुक्ति हुआ है, नियुक्ति जिसका हुआ है, उसके ऊपर बाध्यता आ ही जाती है कि वो सरकार के पक्ष में ही कार्य करे। तो स्वायत्तता का खतरा है, ये एक आलोचना का बिंदु है। और इसको द हिंदू लिखा होगा तो जाहिर सी बात है आलोचना ही भरा होगा। तो पढ़ते हैं एक बार। गवर्नमेंट शुड हैव स्टेड ट्रू टू टॉप कोर्ट जजमेंट ऑन ECI सिलेक्शन प्रोसेस। The union government's proposal to have 3-member selection panel with a majority for the executive for the appointment of members of the election commission may not subvert the objective of protecting the poll watchdog's independence. A bill introduced in the Rajya Sabha says the committee will consist of the Prime Minister, the leader of the opposition, and the union cabinet minister. This runs counter to a recent judgment of a constitution bench that envisaged an independent selection committee that included the Chief Justice of India. द जजमेंट मतलब पहले जो कमेटी था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, ये उनका एक संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया था। अभी जो कानून लाया है केंद्र सरकार ने वो उनके जजमेंट को पलटने के लिए लाया है। मतलब कोर्ट ने भी कहा था कि इसका सिस्टम क्या हो, कमेटी में क्या हो, कैसे हो, उनका नियुक्ति का प्रोसेस क्या हो, इसके लिए कानून लाया जाए। तो सरकार ने कानून ला दिया, क्या दिक्कत है? कानून ला दिया तो उसको फॉलो करो। The judgment was also in line with the recommendations of the Dinesh Goswami Committee in 1990. The judgment was also in line with the recommendations of the Dinesh Goswami Committee in 1990 and the Justice Tarkunde Committee in 1975. It is true that the court said that its order would hold good only until Parliament made a law as envisaged in the Constitution. यानी कोर्ट ने कहा था कि हमारा जो निर्णय है वो तब तक ही लागू माना जाएगा जब तक कि पार्लियामेंट नया विधि बना करके इसमें कुछ संशोधन या कुछ कर ना दें। तो विधि लाई है तो सुधार हो गया। However, for the government to retain an executive majority in the selection process amounts to disregarding the spirit of the court's recommendations. यानी कोर्ट का जो रिकमेंडेशन था उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो मूल भावना है, उसके खिलाफ मतलब बन गया है कानून, ऐसा आलोचक का मानना है। An argument could be made that the CJI's presence in the process could provide preemptive legitimacy to appointments and affect judicial scrutiny of errors or infirmity in the selections. Yet when renders a quasi-judicial role, the need for a selection process that embodies insulation from executive preponderance makes sense. ना कठिन इंग्लिश कौन पढ़ेगा। ए नॉन पार्टीजन यानी कि भेदभाव ना करना, निष्पक्षता का भाव। ए नॉन पार्टीजन एंड इंडिपेंडेंट ECI इज ए साइन क्वा नॉन फॉर द रोबस्टनेस ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। यानी एक लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग का होना ज़रूरी होता है। The Election Commission of India has played a seminal role in the periodic conduct of elections, which have only seen greater participation from the electorate because of the largely free, fair and convenient nature of the process. Yet there are misgivings in the run-up to the 2019 general election. For example, the announcement of election was delayed for a month between February and March, allowing the government to inaugurate many projects. The model code of conduct was unevenly implemented, with the ruling party receiving favorable treatments by the ECI
लीडिंग टू डिसेंट बाय वन ऑफ द कमिश्नर्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक कार्य होता है कि वो चुनाव के पहले आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी को लागू करती है, जिसके तहत सरकार, जनता, पार्टियां और उम्मीदवार को कुछ बातों को मानना होता है। उसमें सरकार को ये बात माननी होती है कि वो उस टाइम पर कोई प्रोजेक्ट, कोई कार्यक्रम, प्रोग्राम इन सबको लागू ना करें। तो कह रहा है कि अगर जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अगर उसके निर्वाचन में सरकार की भूमिका बढ़ी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि वो उसके लिए जो कार्य करेगा, एक कार्य ये कर सकता है कि इलेक्शन कमीशन मतलब वो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको सरकार के अनुरूप ढाल दे और सरकार को लाभ दिला दे। द इंडिपेंडेंट वीडेम इंस्टीट्यूट इन स्वीडन which compares democracies worldwide has downgraded India to an electoral autocracy, citing the loss in autonomy of the ECI। अरे छोड़ो, विदेशी संस्था भारत का मूल्यांकन करेंगी अब। With the next Lok Sabha election just months away, it should have been incumbent on the government to stay true to the constitution bench judgment and retain its recommendations in the bill। नहीं करेंगे। It is for the opposition now to ensure that the bill is discussed and modified। सब हो गया डिस्कशन। एक आर्टिकल है, इंडियन जुडिशियल डेटा हाइड्स मोर देन इट रिवील्स इन बेल केसेस। इंडियन जुडिशियल डेटा हाइड्स मोर देन इट रिवील्स इन बेल केसेस, यानी बेल केस में जितना रिवील देती है, छोड़ देती है, उस इंडियन जुडिशियल डेटा हाइड्स छुपा लेती है, मोर देन इट रिवील्स इन बेल केसेस, जितना बेल केसेस में रिवील देती है, छोड़ देती है, उससे कहीं ज़्यादा जो छूट नहीं देती है वाले डेटा को छुपा लेती है। बेल आउटकम्स वर नॉट नोन इन 80% ऑफ केसेस एंड द अंडरलाइंग ऑफेंस इन 77%। द नंबर ऑफ बेल अपील्स filed in India's high courts surged post 2020 according to the High Court dashboard by Daksh, a think tank focused on law and justice system reforms. Bail appeals went up from around 3.2 lakh to 3.5 lakh each year before 2020 to 4 lakh to 4.3 lakh thereafter। यानी 3 से 4 लाख जो है बेल के केसेस आते हैं हाई कोर्ट्स में। Consequently, the number of pending bail appeals in high courts also surged from around 50,000 to 65,000 in between 1.25 lakh to 1.3 lakh। यानी कि 1 लाख से 1.25 लाख तक के जो वो होते हैं वो पेंडिंग बेल होते हैं, बाकी बेल मिल जाता है, लेकिन लगभग आधा हम कह लें वो नहीं मिल पाता है। द डाटा फॉलो ए जुलाई टू जून साइकिल। इसे छोड़ते हैं ना। नफरत पर नकेल, छोटा सा आर्टिकल है, इसको पढ़ ही लें। क्या है? जनसत्ता का संपादकीय। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर नफरती भाषणों पर नकेल कसने को लेकर सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी रेखांकित की है। अदालत ने कहा है कि ऐसे भाषणों और अपराधों पर नज़र रखने के लिए एक तंत्र बनाया जाए। अदालत ने कहा कि नफरत आधारित अपराध और नफरती बयान पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। करीब जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी जो है, उसने एक बार कहा था कि अगर देश में 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दिया जाए तो वो दिखा देंगे कि उनकी क्या मूर्खता है। करीब वर्ष भर पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को नफरती भाषणों पर रोक लगाने का निर्देश देते हुए पुलिस की जिम्मेदारी तय की थी। अभी हरियाणा के नूंह और फिर अन्य क्षेत्रों में फैली हिंसा और नफरती बयानों तथा भाषणों के संदर्भ में दायर अपील पर उसने ताज़ा टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया जाएगा कि वे एक ऐसी समिति बनाएं जो अलग अलग इलाकों के थाना प्रभारियों से प्राप्त नफरती बयान संबंधित शिकायतों पर गौर करके उनकी सामग्री की जांच करें और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करें। हालांकि यह पहला मौका नहीं है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस को इस संबंध में चौकस रहने को कहा है। दिल्ली दंगों, विधानसभा चुनावों के दौरान और फिर उत्तराखंड तथा देश के अन्य हिस्सों में आयोजित धर्म संसदों में जब नफरती भाषणों को
इनको जैसे कि अकबरुद्दीन जो देता है, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी जो देता है भाषण, जो नफरती बयानबाजी करता है ना, नफरती भाषणों को लेकर गुहार लगाई गई थी। तब भी न्यायालय ने पुलिस की जिम्मेदारी याद दिलाई थी। तो अकबरुद्दीन ऐसे भाषणबाजी ना करें। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह समुदाय विशेष के प्रति नफरत भरे भाषण, जैसे हिंदू के जो विरोध में भाषण देकर लोगों ने उत्तेजना पैदा करने की कोशिशें तेज हुई हैं और इसके चलते अनेक जगहों पर हिंसा की गई। जैसे कि नौ में हिंसा कर दिया लोगों ने, 100 से ज़्यादा गाड़ियों जला दिया, 6 से ज़्यादा लोगों को मार दिया। उससे धार्मिक और सामाजिक सौहार्द काफ़ी बिगड़ा है। भाई हिंदू लोग डर गए हैं, बिगड़ा है, ये सही बात है। जबकि संवैधानिक तकाजा है कि किसी भी समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट नहीं की जा सकती है। सही बात है। जब हिंदू लोग अपना लेकर जा रहे थे जल अभिषेक यात्रा, तो उस पर पथराव क्यों किया? सबकी धार्मिक स्वतंत्रता है, उस पर चोट क्यों करते हैं पत्थर मार करके? मगर पुलिस ज़्यादातर मामलों में हाथ पर हाथ धरे देखी गई है। सही बात है। उधर लोग मार खाते गए, 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ जल गई, लेकिन पुलिस कुछ करी ही नहीं। इसकी बड़ी वजह तो यह है कि ऐसे नफरती भाषण देने वालों में खुद विपक्ष के लोग सम्मिलित रहे हैं, है ना। जो विपक्ष के लोग हैं, राहुल गांधी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सारे लोग संलिप्त रहे हैं। स्वाभाविक ही इससे पुलिस, जैसे सत्ता पक्ष कैसे सम्मिलित रही है? कर्नाटक में जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे तो सत्ता पक्ष सम्मिलित रही होगी, ऐसा लेखक का कहना है। दिल्ली में अभी 15-14 अगस्त के दिन जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो सत्ता पक्ष वहाँ की केजरीवाल सरकार संलिप्त रही होगी, ऐसा लेखक का कहना है। स्वाभाविक ही इससे पुलिस को सख्ती बरतने में हिचक महसूस होती रही है। जिन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए, उनमें भी जांच और कार्यवाहियों आदि को लेकर उसका व्यवहार शिथिल ही देखा गया है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि न्यायालय के ताज़ा निर्देश पर पुलिस कितनी निष्पक्षता और सख्ती बरत पाएगी। नूह की जिस हिंसा के संदर्भ में अपील की गई थी, उसमें सामने आए चित्रों से स्पष्ट है कि पुलिस एक तरह से मूक दर्शक ही बनी रही थी। पुलिस की शिथिलता और सख्ती से बचने के प्रयास की वजहें स्पष्ट हैं। सरकारों ने उसके हाथ बांध रखे हैं। फिर जहां खुद सत्ता पक्ष के नेता, जैसे कि केजरीवाल, या कर्नाटक में कांग्रेस की जो पार्टी है, या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो पार्टी है, के नेता भड़काऊ और नफरती बोलते देखे जाते हैं, वहाँ छोटभैया नेताओं, जैसे कि अकबरुद्दीन, छोटभैया नेताओं और कार्यकर्ताओं से भला कितने अनुशासन की अपेक्षा की जा सकती है। अब यह भी छिपी बात नहीं है कि राजनीतिक दल अपना जनाधार बढ़ाने के मकसद से उपद्रवी तत्वों को उकसाते हैं। यह संकीर्णता केवल किसी समुदाय विशेष के प्रति विष वमन तक सीमित नहीं है। जो दल जाति की राजनीति करते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, है ना, जाति की राजनीति करते हैं, वे भी किसी न किसी रूप में नफरती भाषणों का सहारा लेते देखे जाते हैं। अखिलेश यादव नफरती भाषण देते हैं, ऐसा इनका कहना है इनडायरेक्टली। हालांकि समाज का प्रबुद्ध तबका राजनीतिक दलों की इन चालबाजियों को समझता है, मगर उसके प्रयास इतने कमज़ोर साबित होते हैं कि उपद्रवी तत्व अपनी योजनाओं में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे में नज़र आखिरकार पुलिस पर जाकर टिकती है, जिसकी जिम्मेदारी सामाजिक विद्वेष पैदा करने की कोशिशों पर अंकुश लगाने और नफरत का माहौल ख़त्म करने की है। तो ये रहा इस आर्टिकल का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद।